फजल रहमान साहब, जहां पर इन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बेनिफिशरी आपकी नशिस्तें उनको मिलेंगी, साथ साथ उनके साथ आप राब्ते भी कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ राब्ते करने में आपकी मुख्तलिफ राय है, मौलाना साहब के साथ बातचीत करने में आपकी मुख्तलिफ राय है? देखिए, मौलाना साहब का रोल दूसरा है। पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, हालांकि वो इसको एडमिट तो नहीं करते, लेकिन बहरहाल किसी न किसी लेवल पे ये मानना पड़ेगा कि शायद इस वक्त इस निजाम की एक बहुत बड़ी बेनिफिशरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सदर उनके हैं, चेयर सेनेट उनके हैं, गवर्नर उन्होंने ले लिए हैं, बड़े बड़े उन्होंने रियासती ओहदे ले लिए हैं। अगर आप देखें तो डिप्टी स्पीकर उनका है। तो इस हालत में ये वो नहीं कर सकते, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इस वक्त जो इस हुकूमत के सर पे महंगाई का बोझ है और जिस तरीके से ये निजाम चल रहा है, अपने आप को इससे बदजमा नहीं करार दे सकते। फजल रहमान साहब तो अपोजिशन की एक जमात है, हमारे साथ रही भी है, और मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं हूँ। फजल रहमान साहब के साथ मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए, लेकिन मसला आ जाता है कि इमरान खान का सियासी क़यादत की रसाई रोक दी गई है। मैं यहाँ पे बदगुमानी तो नहीं फैलाना चाहता, लेकिन ये सवाल रखना चाहता हूँ, जो भी आपके सामने मुस्लिम लीग नून के मोहतरम मेहमान आए उनसे पूछिएगा, अगर शहबाज शरीफ साहब संजीदा है, अगर शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम के ओहदे पे हैं, अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं, जिस तरह उन्होंने बैरिस्टर गौहर की तरफ अप्रोच किया था, तो फिर वो उन्होंने रसाई क्यों रोकी है खान साहब तक सियासी क़यादत की? और अगर वो संजीदा हैं और रसाई उन्होंने नहीं रोकी, तो फिर आप मुझे बताएं हम कैसे ये गुमान कर लें कि सियासी कुव्वत जो है वो ताकतवर है। लेकिन इस पे तो अली मोहम्मद खान साहब, अलीमा बीबी खुद कहती हैं कि पार्टी ने मिलकर इमरान खान साहब को माइनस कर दिया। अब उनकी बहन है, चाहे वो जज्बात में कह रही हैं, भाई की मोहब्बत में कह रही हैं, लेकिन जो एक बाकायदा एक इम्प्रेशन है वो ये है कि पार्टी ने कबूल कर लिया है माइनस इमरान फॉर्मूले को। नहीं, माइनस तो सिर्फ अल्लाह किसी को कर सकता है, और पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान साहब को प्लस किया है। और यही वो क़यादत है जो जेलें काट के निकले हैं, जो मुसीबतें बर्दाश्त करके निकले हैं, जिनके घर टूटे हैं, जिनके बच्चे उठाए गए हैं, जिनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा है, जिन पे दहशतगर्दी के पर्चे कटे हैं, यही वो क़यादत है। मैं तो इस क़यादत पे मैं को बरमदा इनको अप्रिशिएट करूंगा, जो अपने बहुत सी कुर्बानियां दे के खान साहब के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सियासत में कोई भी मेन लीडरशिप में ये सोच भी सकता है कि खान साहब को माइनस करे, क्योंकि वो खान साहब को तो माइनस नहीं कर सकेंगे, अपने आप को सियासत से माइनस कर लेंगे। तो अगर कोई शख्स नजरियाती है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ सियासत के लिए आया है और उसका मतम नजर MNA MP या वजीर बनना है, वो भी माइनस नहीं कर सकता खान साहब को, चे जाए कि कोई नजरियाती शख्स। तो मैं समझता हूँ कि माइनस इमरान खान तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक अल्लाह ना चाहे पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ। ये एहतजाजी तहरीक लीड किसे करनी चाहिए, इसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात है। कोई कहते हैं कि जी घर के जो लोग हैं, जिनमें उनकी बहनें हैं, उनको लीड करनी चाहिए। इस खित्ते में जब भी होता है तो घर की खवातीन जब लीड करती हैं तो पीछे सपोर्ट रैली ज्यादा करती है। तो ये तहरीक आपकी इस वक्त लीड कौन करेगा? गंडापुर साहब करेंगे, अलीमा बीबी करेंगे, मिलके करेंगे? हु इज लीडिंग द शिप एज वी स्पीक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। ये एक इदारे की तरह इमरान खान साहब ने इसको उनकी ख्वाहिश है कि चले। इसकी सियासी क़यादत मौजूद है, सूबों में भी है, मरकज में भी है। इसकी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अहदेदार करेंगे जिनको इमरान खान साहब ने नामजद किया है। और मैंने अभी पार्लियामेंट्री पार्टी में ये बात की भी थी कि जो जिम्मेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से बतौर एहसन पूरी करनी चाहिए। सकता वो अलहदा हो जाए फिर, अगर कोई ओहदेदार समझता है कि वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल एक सियासी तहरीक की क़यादत सियासी जमात की लीडरशिप ही करेगी। हाँ, फैमिली का जहां तक रोल है, वो अपने भाई के लिए, अपने फैमिली, खान साहब के फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, उनके साथ मजबूत खड़े हैं, उसको हम सराहते हैं। लेकिन बतौर सियासी जमात इसकी क़यादत मेरे ख्याल में खान के हुक्म से इस जमात के, यानी हमारी जमात के चेयरमैन और इसके जनरल सेक्रेटरी को करनी चाहिए। अली साहब, ये जो आपकी जमात पे एक और एतराज है स्ट्रैटेजी के ऊपर कि भाई आप कोई मौसर अपोजिशन का इत्तेहाद बना नहीं पाए। आपने बनाया इत्तेहाद, उसमें चकजई साहब भी हैं, लेकिन वो उतना मौसर, उतना फाल नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब को मुकम्मल तौर पर आप लोग अपने साथ लाके नहीं खड़ा कर पाए हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी में फ्लॉ है। देखिए, जब तक शायद आपकी बात में वजन हो कि जितना बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद बनना चाहिए तो उस तरह ही बन सका, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि मुश्किल वक्त में
ظالم بادشاہ کے سامنے کبھی لوگ صدائے حق بلند کرتے ہیں. تو یہ جتنے ہیں یہی غنیمت ہیں. باقی سارے اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں جنہوں نے پچھلے 30-35 سال اسٹیٹس کو سے مراعات یافتہ ہیں. تو ماریہ بھی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وہ لوگ اچانک ان کا ضمیر جاگ گیا ہے اور اچانک وہ بہت بڑی تحریک کا حصہ بن جائیں گے؟ یہ سمجھ لیجیے. پورے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں اس وقت اسٹیٹس کو کے سامنے صرف ایک آدمی کھڑا ہے, وہ ہے عمران خان, اور ایک جماعت ہے وہ تحریک انصاف. ہاں ایک چیز ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں بار بار دعوت دی ہے چھوٹی مذہب تعداد سے, باقی چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا, بڑا صرف اللہ ہے. ان کو ہماری طرف سے اب بھی یہ دعوت ہے کہ ہم نے مل کے اس پاکستان کو اسٹیٹس کو کہ جنگل سے نکالنا ہے, کیونکہ پچھلے 75-77 سال میں یہی چہرے ہیں, یہی نظام ہے, اور یہی آ رہے ہیں اور یہی جا رہے ہیں. باریاں لگی ہوئی ہیں, اور اصل معنوں میں جو عمران خان صاحب جس طریقے سے عوامی اقتدار کی طرف کو لے کے جانا چاہتے تھے کہ فیصلے عوام کی مرضی منشا کے مطابق ہو, ڈرائنگ روموں میں نہ ہو, کچھ لوگ مل کے بیٹھ کے فیصلے نہ کریں, بلکہ عوام جو چاہتے ہیں عوامی فیصلے. اور اس پورے معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کے رابطے بھی کدھر ہیں؟ کیونکہ ابھی میں دوبارہ دہرا رہی ہوں, مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کچھ نشستیں ان کو بھی ملیں گی, اور ان کی طرف سے ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ نشستوں کو نہیں لیں گے, وہ اس کو بخوشی قبول کر لیں گے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے انٹرویو سن کے ان کی جماعت کے لوگوں. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں, اور اگر آئین کے تناظر میں دیکھیں جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ 73 کے آئین کے تناظر میں, تو میرے خیال میں, مجھ ناچیز کے خیال میں, تو 73 کے آئین کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان سیٹوں میں ایک بھی سیٹ نہیں بنتی. اگر وہ لیں گے تو پھر جو بات کرتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں اس میں پھر فرق نظر آئے گا. صحیح. اچھا, ابھی بس آخری سوال, یہ جو کچھ چہمگوئیاں پھیلائی گئی یا پھیلی ہوئی ہیں کہ نواز شریف صاحب ممکنہ طور پہ اڈیالہ جا سکتے, بھی میں نے پوچھا, خواجہ آصف صاحب نے تو کیٹیگری ڈینائی کر دیا, لیکن پھر یہ خبریں, یہ سنگون کہاں سے آتی ہے اور کیوں اب ایسی خبریں سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں, یہ کسی مقصد کے لیے شاید پھیلائی جاتی ہیں, ایسے تو نہیں اچانک ہو جاتا. اب اچانک میاں صاحب کی یہ بات آنا کہ وہ خان صاحب سے ملنے آ رہے ہیں, اگر وہ آ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم, لیکن یہ بہت فار فیسٹ آئیڈیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات عملی دنیا میں موجود ہے, لیکن اگر آپ کی فیلڈ ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, آپ بھی اس کو سمجھتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی خبر جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. اب کہاں سے چلی ہے, ان کی اپنی جماعت اس کو ڈینائی کر رہی ہے, لیکن اگر بڑی قیادت, سیاسی قیادت بیٹھے, لیکن اس کے لیے ماحول چاہیے, ماحول بنانا چاہیے. اس طرح کتنے بڑے لیڈر کو جیل میں بند کر کے جا کے ان سے ملنا, یہ تو کسی طرح بھی, یہ تو صحیح. بہت شکریہ محمد علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ موجود. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اس ہفتے ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. چودھری نثار کافی عرصے بعد ہائبرنیشن سے باہر آئے, اور وہ ایسے کہ وزیر اعظم صاحب ان سے ملنے گئے. اس کے پیچھے کیا پکڑا ہے؟ بریک کے بعد پہ بات